बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस में जो हमने पढ़ा था कि वो कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है कि वो उसके अंदर आए, और जो भी आयंस या मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अक्रॉस करते हैं उन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनको एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिनको एनर्जी की ज़रूरत तो होती है लेकिन उनके पास खुद की एनर्जी नहीं होती। वो आउटसाइड द मेम्ब्रेन एनर्जी लेते हैं और फिर वो जो है मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो मूव करते हैं। तो प्लाज्मा में किस तरह जो है वो आयंस और मॉलिक्यूल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं, वो हम प्रोसीजर्स को आज देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा है कुछ टाइप्स ऑफ मूवमेंट सेल के अंदर होती हैं जिनसे जो आयंस और मॉलिक्यूल है वो किस तरह जो है वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आती है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड से डिफ्यूजन। उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन के आयन या मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाना, रैंडमली तब तक मूव करते जाना जब तक कि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम जैसी पोजीशन गेन ना कर ले या उनके अंदर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, तब तक उनका मूव करते रहना सिंपल डिफ्यूजन है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड आती है वो है हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है वो हमारे पास प्रोटीन के कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हायर एरिया से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, यानी कि वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आते हैं। इसमें हमारे पास सम पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लिपिड सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो इसलिए वो डिफ्यूज नहीं कर सकते लिपिड के मॉलिक्यूल, ठीक है, क्योंकि वो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं और वो सॉल्युबल नहीं होते हैं। लिपिड्स के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, तो उन्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो डिफ्यूज होने के लिए या मूवमेंट के लिए वो जिस चीज का सहारा लेते हैं वो हमारे पास होती है प्रोटीन चैनल पोर्स। हमारे पास प्रोटीन चैनल पोर्स होते हैं जो कि इन्हें एक कंटिन्यूअस पाथवे प्रोवाइड करते हैं ताकि ये स्पेसिफिक जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर जाएं अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोटीन चैनल पोर्स होते हैं जो कि हेल्प आउट करवाते हैं कि वो मूव कर जाए। अब कुछ लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल जस्ट लाइक लिपिड और इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो यूज करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसके थ्रू वो जो है अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी जो है वो रिक्वायर नहीं होती हमारे पास। तो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बाइंड कर जाते हैं कैरियर प्रोटीन के साथ और फिर वो ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। ये हमारे पास आती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसके बाद जो थर्ड वन हमारे पास आती है वो हमारी है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अब हम वो फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो है मूव करते हैं। अब जो ये ऑस्मोसिस है हमारे पास, ये स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है। ये स्पेशल टाइप की डिफ्यूजन होती है जिसमें हमारे पास जो है वो 3 कंडीशंस आती हैं। तो उन कंडीशंस को अब हम देख लेते हैं। उसमें जो एक फर्स्ट टर्म हमारे पास आती है वो आती है टॉनिसिटी। टॉनिसिटी क्या है? द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सेल, यानी कि रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन वाटर इनसाइड और आउटसाइड ऑफ सेल, यानी इसमें हमारे पास इस टर्म्स को टॉनिसिटी को उसको हम कहते हैं कॉल टॉनिसिटी। रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की जो हमारे पास अमाउंट होती है वाटर के अंदर, सेल के बाहर और अंदर, उसको हम कहते हैं वो हमारे पास टॉनिसिटी है। अब ये हमारे पास 3 टाइप्स की टर्म्स हमारे पास आती हैं। एक हमारे पास होती है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक कंडीशन भी हम उसको बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। 3 तरह की ये हमारे पास कंडीशंस जो है ये हमारे पास होती हैं सेल के अंदर, ठीक है। अब जो फर्स्ट हमारे पास कंडीशन आती है उसको हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। उसमें क्या होता है? सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेम रहती है इनसाइड ऑफ सेल भी और आउटसाइड ऑफ सेल भी। इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है रेड ब्लड सेल, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इनसाइड और आउटसाइड सेम रहती है, जैसा कि ये डायग्राम में है
कि इनसाइड और आउटसाइड कंडीशन सेम रहती है, इसको हम कहेंगे कि ये सेल कौन सी कंडीशन में है, आइसोटोनिक कंडीशन में है, कि इसके अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन अंदर और बाहर दोनों तरफ सेम है, तो ये हमारे पास आइसोटोनिक जो है वो कंडीशन है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड वन आती है वो हमारे पास होती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, वो हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होती है। उसमें क्या होता है कि जो सल्यूट की कंसंट्रेशन होती है हमारे पास वो बाहर की तरफ तो हमारे पास ज्यादा होती है देन इनसाइड। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया है कि सल्यूट कंसंट्रेशन इज हायर आउटसाइड देन इनसाइड। ये देखें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सल्यूट की कंसंट्रेशन आउटसाइड में ज्यादा है देन इनसाइड ऑफ सेल। ठीक है, इज हायर देन आउटसाइड। सो वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो बाहर की तरफ मूव करते हैं और सेल हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बाहर की तरफ देखे मूव कर रहे हैं और ये सेल हमारे पास श्रिंक हो जाता है। इस कंडीशन को हम क्रीनेशन भी बोलते हैं, जो कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर होती है, और उस कंडीशन को कि जब सेल श्रिंक कर जाता है। अब जो थर्ड वन कंडीशन हमारे पास आती है वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सल्यूट की कंसंट्रेशन लोअर होती है आउटसाइड ऑफ सेल देन इनसाइड। ठीक है, यानी कि सल्यूट कंसंट्रेशन लोअर आउटसाइड सेल देन इनसाइड। कंसंट्रेशन जो वाटर की होती है ना वो हायर होती है आउटसाइड देन इनसाइड। वाटर की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होगी देन इनसाइड। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे कि सेल से वाटर जो है वो मूव आउट कर जाएगा और सेल जो है सेल जो वाटर है वो मूव करेगा इनटू द सेल। वाटर के मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएंगे और सेल जो है वो रिजिड हो जाएगा और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि सेल बिल्कुल टफ हो जाएगा और वो ब्रस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन कंडीशंस होती हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। तो इसकी आपको समझ आ गई कि आइसोटोनिक में हमारे पास जो है वो कंडीशन आउटसाइड और इनसाइड और आउटसाइड दोनों सेम होती है, यानी अंदर और बाहर सेम कंडीशन होती है। हाइपरटोनिक में हमारे पास क्या होता है कि सल्यूट की कंसंट्रेशन हायर होती है आउटसाइड ऑफ सेल देन इनसाइड, यानी आउटसाइड में सल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। तो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बाहर की तरफ मूव करते हैं और सेल श्रिंक हो जाता है। हाइपोटोनिक कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि सल्यूट की कंसंट्रेशन आउटसाइड लोअर होती है देन इनसाइड। वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो अंदर की तरफ मूव करते हैं, सेल रिजिड कंडीशन में आ जाता है, और एक कंडीशन वो आती है हमारे पास कि सेल ब्रस्ट कर जाता है। इस तरह जो है वो आयन और मॉलिक्यूल जो है वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करते हैं। तो उसमें हमारे पास आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू जो है वो इधर से आयन और मॉलिक्यूल जो है वो जो मूव करते हैं सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो हेल्प आउट करता है वो हमारे पास क्या होता है, जनरेट ड्यू टू वाटर इन सेल। जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये हमारे पास जनरेट होता है जो सेल के अंदर वाटर मौजूद होता है उससे जनरेट होता है। इसकी हमारे पास जो एग्जांपल है वो है ब्लड प्रेशर फोर्स वाटर। जैसा कि हमारे जो ब्लड प्रेशर होता है तो हमारे वेन्स के अंदर जो ब्लड होता है तो ये जो है ये भी जो है वो मूव करता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू। ठीक है, उसके बाद जो किडनी के अंदर जो है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, ऑस्मोरेगुलेटर वो हमारी बॉडी किडनी जो है वो फिल्ट्रेट करती है वाटर को। तो फिल्ट्रेशन जो होती है किडनी में वो भी फिल्ट्रेशन हो रही होती है, तो उसमें भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की जरूरत पड़ती है। उसके बाद जो फिफ्थ वन हमारे पास आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ हायर मूव करना लोअर टू हाई कंसंट्रेशन बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है जिसमें हमारे पास जो है वो एनर्जी की जरूरत होती है कि आयन और मॉलिक्यूल जो है वो हायर एरिया से जो है वो लोअर एरिया से हायर एरिया की तरफ जो है वो मूव कर सके। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव होती है और अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमें एटीपी की जरूरत पड़ती है।
उसके बाद इसमें जो हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं उनमें हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप की एग्जांपल आती है और कैल्शियम पंप की एग्जांपल आती है। तो सोडियम पोटाशियम पंप में हमारे पास क्या होता है कि ये न्यूरॉन सेल के अंदर सोडियम पोटाशियम पंप होते हैं जो कि मेंटेन करते हैं कंसंट्रेशन पोटाशियम की एंड लो कंसंट्रेशन सोडियम की इनसाइड द नर्व सेल। नर्व सेल के अंदर ये पोटाशियम की हाई कंसंट्रेशन को और सोडियम की लो कंसंट्रेशन को नर्व सेल के अंदर मेंटेन करते हैं ताकि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स हो सके कोऑर्डिनेशन के लिए। उसके बाद कैल्शियम पंप जो है ये भी एग्जांपल है हमारे पास आती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, जिसमें कैल्शियम कंसंट्रेशन 100 टाइम्स लोअर कर दी जाती है इनसाइड द सेल देन आउटसाइड। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास आता है एंडोसाइटोसिस क्या है। तो एंडोसाइटोसिस है बल्कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनटू सेल बाय फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल। एक वेसिकल के बन जाना और बल्कि मूवमेंट का मटेरियल का सेल को अपने अंदर इनगल्फ कर लेना एंडोसाइटोसिस है। इसमें हमारे पास 3 प्रोसेस आते हैं, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस और रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस। ठीक है, हमारे पास जो पिनोसाइटोसिस है ये क्या है, हमारे पास ये हमारे पास जो है लिक्विड मटेरियल को इनगल्फ करता है, यानी कि ये सेल ड्रिंकिंग है। ठीक है, ये लिक्विड मटेरियल को अपने अंदर वेसिकल की फॉर्म में जो है वो इनगल्फ करता है। फैगोसाइटोसिस सॉलिड पार्टिकल का इनगल्फ हो जाना वेसिकल की फॉर्म में, तो उसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो ये जो मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी है इसकी रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस की, तो ये हमारे पास क्या है कि सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि प्रोटीन्स जो है वो बाइंड कर लेती हैं और फिर जो है वो मटेरियल जो है बल्कि मटेरियल जो है उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेती हैं। तो वो कुछ रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस होती है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन को अपने साथ बाइंड कर लेते हैं। उसके बाद एक्सोसाइटोसिस हमारे पास आता है। तो एक्सोसाइटोसिस हमारे पास क्या है, रिमूवल ऑफ सेल एक्सक्रीशन फ्रॉम द सेल बाय आउटफोल्डिंग, यानी कि आउटफोल्डिंग के थ्रू जो है वो वेस्ट मटेरियल का सेल से बाहर मूव होना। तो गोल्गी एपरेटस आगे हमारी ऑर्गेनेल है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे तो हम इसके फंक्शन को देखेंगे, लेकिन अभी इधर समझने के लिए कि गोल्गी एपरेटस के अंदर प्रोटीन्स या अदर मॉलिक्यूल जो है वो पैक होते हैं और वेसिकल की फॉर्म वेसिकल बनते हैं और वो वेसिकल जो है वो सेल से गोल्गी एपरेटस से मूव आउट कर जाते हैं। जितनी भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सेल से एक्सक्रीट आउट कर जाता है वेसिकल की फॉर्म में।